सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए, जैसे कि आपको पता है कि 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स का काफी सारा कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें से हम प्रोडक्शन फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट हमने टोटली कंप्लीट कर दिया है। जो लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है वो है सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। और सप्लाई का भी ये हमारे पास सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो भाई, अगर आपने कोई भी प्रीवियस सेशन गलती से भी मिस किया है ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वो सेशंस रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं। जब आपको टाइम मिले तो उनको रिकॉर्डेड जरूर देख लीजिएगा। आज के इस सेशन में हम थ्योरी ऑफ सप्लाई की कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, मूवमेंट्स एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको अभी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स इस सेशन को अंडरस्टैंड कर सकें और अगर कोई डाउट हो तो वो भी सॉल्व हो जाए उनका। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने ये लेक्चर लाइक और शेयर कर दिया है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे प्रीवियस सेशन में आए थे उनको याद होगा, लास्ट सेशन में हमने थ्योरी ऑफ सप्लाई में से कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई होता क्या है, सप्लाई स्केड्यूल जिसमें इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल और मार्केट सप्लाई स्केड्यूल विद द हेल्प ऑफ टेबल हमने बता दिया था क्या होता है। देन जब हम उस स्केड्यूल को, उस टेबल को डायग्राम में या ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो उसको कर्व कहते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व भी हमने करवा दिया था। प्रीवियस सेशन में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवाया था, बहुत ही ज्यादा डिटेल में, वो है सप्लाई फंक्शन, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। कौन से वो फैक्टर्स है जिसके कारण आपकी सप्लाई बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ये टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। आज हम मेजरली 3 to 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से आइटम्स है जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है, मूवमेंट्स इन सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व। देखा जाए तो ये टॉपिक आपके लिए कोई नए टॉपिक नहीं है। आपने डिमांड का चैप्टर किया था ना, उसमें भी आपको ये टॉपिक्स देखने को मिले थे। लॉ ऑफ डिमांड, वो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, वो कौन सी ऐसी कमोडिटीज हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, यानी एक्सेप्शंस। मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स इन डिमांड, डिमांड में भी था। तो जिन स्टूडेंट्स को डिमांड का चैप्टर अच्छे से आता है ना, सप्लाई बहुत ही इजी होगा उनके लिए। तो करें स्टार्ट। हेलो अभिषेक, कैसे हैं आप। चलिए आ जाइए फिर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लॉ ऑफ सप्लाई के साथ। देखो, जब हमने हमारा सेकंड टर्म स्टार्ट किया था ना, तब मैंने आपको बता दिया था कि आपका सेकंड टर्म पूरा का पूरा फोकस करेगा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। अब आप प्रोड्यूसर हो, बिजनेसमैन हो, बिजनेस वूमेन हो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपका डिसीजन क्या होगा। आप प्रोड्यूसर हो तो बताओ, आप प्रोड्यूसर हो तो बताओ, आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कब करोगे, जब मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होगा या कम होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। एज अ प्रोड्यूसर आप तो यही चाहोगे ना कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में महंगे दामों पे बिके, ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो। इसका मतलब जब मार्केट में प्राइस ज्यादा होता है ना, तो एक प्रोड्यूसर मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करता है ताकि उसका मार्जिन थोड़ा बढ़ जाए, उसको थोड़ा मुनाफा ज्यादा हो। वहीं पर अगर मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाए तो वो अपनी सप्लाई भी कम कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि इतने कम दाम पे अपना प्रोडक्ट बेचना तो कोई बात नहीं बनेगी, कोई प्रॉफिट आएगा ही नहीं, कोई मुनाफा होगा ही नहीं। अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो मान लो कि आपने अपना प्रोडक्ट
₹5 में तैयार किया, आपकी कॉस्ट है ₹5। मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा है इसका ₹8। आप ₹3 के मार्जिन में क्या प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए तैयार हो? आप सेलर हो, आपने कहा नहीं, इतने कम दाम में हम प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। ₹3 मुनाफा कोई मुनाफा थोड़ी होता है। ओके, आपके सामने सेकंड कंडीशन आई कि कॉस्ट ₹5 ही है, लेकिन अब मार्केट में ये प्राइस हो चुका है ₹10। क्या अब आप मार्केट में अपनी सप्लाई करना चाहोगे? तो आपने कहा चलो ठीक है, ₹5 का मुनाफा मिल ही रहा है ना, तो हम अपने बनाए गए प्रोडक्शन में से 10 यूनिट्स मार्केट में बेचने के लिए तैयार हैं। इसके बाद थर्ड कंडीशन, मार्केट में जो प्राइस है वो अब हो चुका है ₹20। आपकी कॉस्ट ₹5 है, आपने ₹5 में प्रोडक्ट तैयार किया, लेकिन अब वो मार्केट में ₹20 का बिक रहा है। तो अब आप कह रहे हो कि वाह, ₹15 मुनाफा है, अब मैं 100 प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच सकता हूं क्योंकि मेरे को मुनाफा ज्यादा मिल रहा है। यानी नॉर्मली एक प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या होता है? पॉजिटिवली, पॉजिटिवली रिलेटेड टू द प्राइस। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। सो लॉ ऑफ सप्लाई हमें यही कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई हमें ये एक्सप्लेन करता है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में आखिरकार रिलेशन कैसा है। और कैसा है रिलेशन, आपने देख लिया, प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। एज अ प्रोड्यूसर, एज अ बिजनेसमैन, मार्केट में आप ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने के लिए तभी तैयार होगे ना जब आपको आपके प्रोडक्ट का अच्छा दाम मिलेगा। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, आप ये मत सोचो कि अगर मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा तो सर डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई करने का फायदा क्या। आपके माइंड में अभी ये पॉइंट नहीं आना चाहिए। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करना है, और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मार्केट में प्राइस इंक्रीज होगा तो एक प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई ज्यादा से ज्यादा करने के लिए तैयार हो जाएगा। हेलो एकता, कैसे हैं आप? आपके सामने रिलेशन क्लियर है। जैसे जैसे मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो रहा है 10, 11, 12, 13, 14, उसके अकॉर्डिंग एक सप्लायर मार्केट में अपनी सप्लाई भी बढ़ा रहा है क्योंकि उसको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिल रहा है। सो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इज पॉजिटिवली रिलेटेड। लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या शो करता है? ये हमें बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में ऑलवेज पॉजिटिव रिलेशन है। यानी अगर हम कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करें तो ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए कब एक सेलर तैयार होता है? जब मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है। एक सप्लायर मार्केट में अपनी क्वांटिटी की सप्लाई कम कर देता है कब? जब मार्केट में प्राइस कम हो जाता है। तो हुआ ना पॉजिटिव रिलेशन, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा सप्लाई भी कम हो जाएगी। ये रही इस लॉ की कुछ एजम्पशंस। आपको भी पता है कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो एजम्पशंस का खेल है। अभी तक आपने बहुत सारी एजम्पशंस की हैं। लॉ ऑफ डिमांड की भी एजम्पशंस थी, है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की भी एजम्पशंस थी, हर चीज की एजम्पशन है। तो भाई मार्केट में अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, मार्केट में अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। ये लॉ ऑफ सप्लाई है। लेकिन ये लॉ ऑफ सप्लाई तभी अप्लाई होगा जब ये कंडीशंस सेटिस्फाइड होंगी। यानी ये जो एजम्पशंस हैं वो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, तब प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा। और वो एजम्पशंस क्या है? अदर थिंग्स रिमेन सेम। याद है आपको, लॉ ऑफ डिमांड में भी आपने किया था, सब्स्टिट्यूट प्राइस चेंज नहीं होगा, कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर की प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेड प्राइस चेंज नहीं होगा। सिमिलरली लॉ ऑफ सप्लाई भी तभी अप्लाई होता है, यानी प्राइस और सप्लाई के बीच में ये जो पॉजिटिव रिलेशन है ना, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। नंबर 1, प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर्स यूज किए जाते हैं ना, उनके प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा।
यानी वेजेस, सैलरीज, रेंट, इनके प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेंगे ये। नंबर 2, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, ना ही टेक्नोलॉजी डाउनग्रेड होगी, ना ही अपग्रेड होगी, ना ही डाउनग्रेड होगी। ये हमारी एजम्पशन है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो हो सकता है ये लॉ अप्लाई ही ना हो। सो हमें ये मान के चलना है कि अदर थिंग्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्रूव हो जाती है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं हुआ। पहले मार्केट में प्रोडक्ट 10 रुपए का बिकता था, अब भी मार्केट में प्रोडक्ट 10 रुपए का ही बिकता है। क्या ऐसे सिचुएशन में आप अपनी सप्लाई इंक्रीज करोगे? ऑब्वियसली यस, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुकी है, पहले के मुकाबले आपके पास ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो प्राइस चाहे चेंज ना हो मार्केट में, लेकिन आप सप्लाई बढ़ा सकते हो। तो ये तो फिर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं हुआ, लॉ ऑफ सप्लाई इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई तो यही कहता है ना, सप्लाई तभी बढ़ेगी जब प्राइस बढ़ेगा। यहां पर प्राइस तो बढ़ा नहीं, प्राइस तो बढ़ा नहीं ना, तो फिर सप्लाई कैसे बढ़ गई? सप्लाई बढ़ गई ड्यू टू टेक्नोलॉजी। सो यहां पर हमें टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मानना है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। जो ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन या फिर प्रॉफिट मोटिव, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो भी उनका गोल है वो जो था वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उनका गोल। और बिजनेस का जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस इन रिगार्ड्स टू फ्यूचर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर पीरियड बुलिश होगा या बियरिश होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। सो अदर थिंग्स अगर कांस्टेंट रहेंगी, ये सभी फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रहेंगे, तो प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी ऑलवेज। जहां पर डाउट होगा भाई कमेंट करके जरूर पूछ लेना। बढ़ते हैं आगे। भाई हमने आपको बता दिया लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का प्राइस और प्रोडक्ट की सप्लाई पॉजिटिवली रिलेटेड होती है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट में एक सप्लायर अपनी सप्लाई भी इंक्रीज करेगा। लेकिन क्या ये हर एक प्रोडक्ट के लिए पॉसिबल है? मार्केट में जितनी भी गुड्स सप्लाई की जाती हैं, क्या सारे प्रोडक्ट्स में यही सेम रिलेशन एग्जिस्ट करता है, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जहां पर ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता? ऑब्वियसली भाई देखा जाए तो मैक्सिमम ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। एक सप्लायर जो है वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट की सप्लाई तभी इंक्रीज करता है जब प्राइस बढ़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जहां पर ये लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होता ही नहीं है, और उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। यानी वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जहां पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। यानी मार्केट में अगर प्राइस बढ़ जाएगा ना, तो भी सप्लाई इंक्रीज नहीं की जा सकती। ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं सर? ऐसा कौन सा सप्लायर है जो मुनाफा नहीं कमाना चाहता? ऐसा कौन सा सप्लायर है सर, हमें भी तो बताओ, जो प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ाता नहीं है? कौन है वो बंदा? पहले नंबर पे आता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। आपको तो पता है खेती बाड़ी करने के लिए जो जमीन चाहिए होती है वो लिमिटेड रहती है। हम एक्स्ट्रा जमीन लंदन से उधार तो नहीं ले सकते कि भाई अपनी आधी जमीन थोड़ी देर के लिए हमें दे दो, हमें प्रोडक्शन करनी है, हमारे यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है, हम प्रोडक्शन करेंगे, मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सप्लाई करेंगे, बाद में वो जमीन वापस ले लेना, इम्पॉसिबल है। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्शन के लिए टाइम लगता है, ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। मार्केट में चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए, लेकिन इनकी सप्लाई हम सडनली इंक्रीज नहीं कर सकते विद इन इंडिया। विद इन इंडिया पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट करने में भी टाइम जाएगा। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि नेचुरल डिजास्टर के कारण अफेक्ट भी होते हैं। मार्केट में उनका प्राइस जितना मर्जी बढ़ता रहे, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू है। सडन
सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती और नेचुरल डिजास्टर्स के कारण उसकी सप्लाई बिल्कुल कट ऑफ भी हो सकती है। अचानक से बाढ़ आई, सारी फसल बह गई, कुछ नहीं किया जा सकता। नंबर 2, सोशल डिस्टिंक्शन। अब सोशल डिस्टिंक्शंस क्या होते हैं? कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हाईली डिमांडेड है मार्केट में लेकिन उनकी सप्लाई इनसफिशिएंट है। Those goods which are highly demanded by the society but cannot be supplied in the sufficient quantity. जैसे एक फेमस पेंटर की पेंटिंग, बताइए क्या एक फेमस पेंटर की पेंटिंग इंक्रीज की जा सकती है? उसकी डिमांड तो बहुत होगी, मेरे को भी चाहिए, उसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, लेकिन इसकी सप्लाई नहीं की जा सकती क्योंकि एक फेमस पेंटर की पेंटिंग जो है वो एक सिंगल प्रिपेयर की जाती है, फिर उसकी ऑक्शन होती है और वो सेल आउट हो जाती है। तो हर एक के पास तो नहीं हो सकती ना वो, उसका प्राइस चाहे जितना मर्जी बढ़ता रहे लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती। ऐसे ही तीसरे नंबर पे आते हैं पेरिशेबल गुड्स। ये सेम है, एग्रीकल्चर और पेरिशेबल सेम एग्जांपल है। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं और हम उसको ज्यादा देर के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। सो प्राइस जितना मर्जी बढ़ता रहे हमें उसको कम दाम पे या फिर जो भी रेट होगा मार्केट में उसके अकॉर्डिंग बेचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसको ज्यादा देर के लिए रखेंगे तो वो तो खराब हो जाएगा ना। जैसे मिल्क, एक जो मिल्क सेलर है वो प्राइस के इंक्रीज होने का वेट नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि 40 रुपए लीटर नहीं, जब 60 रुपए लीटर दूध हो जाएगा ना तब मैं बेचूंगा। वो नहीं कर सकता ऐसे, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने 40 पे नहीं बेचा तो 60 में भी नहीं बेच पाऊंगा क्योंकि तब तक ही खराब हो जाएगा। सो प्राइस जो मर्जी हो, पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई को जो रेट चल रहा होगा उसी पर सप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ अभिषेक, बिल्कुल, लग्जरी गुड्स भी उनमें से एक है। ब्लैक हम ट्राई कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूवमेंट्स इन सप्लाई कर्व। अब देखो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। मूवमेंट्स इन सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन रहती है, मूवमेंट क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ना मूवमेंट और शिफ्ट के बीच का एक बड़ा डिफरेंस बता देता हूं। जब हम मूवमेंट की बात करते हैं ना, मूवमेंट, तो इसका मतलब है चेंज इन प्राइस ऑफ आर प्रोडक्ट। मूवमेंट का मतलब है चेंज इन प्राइस ऑफ आर प्रोडक्ट, यानी अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो जाएगा तो उसकी सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मूवमेंट का मतलब ये होता है। आगे आता है शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब है नो चेंज, नो चेंज इन प्राइस ऑफ आर प्रोडक्ट, यानी हमारे प्रोडक्ट के प्राइस पे कोई चेंज नहीं आएगा बट देयर इज अ चेंज इन अदर फैक्टर्स। चेंज इन अदर फैक्टर्स, ये चीजें आपको याद रखनी है ताकि आप ना एग्जाम में इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर अंडरस्टैंड करके लिख सको, क्योंकि स्टूडेंट्स गलती करते हैं। मूवमेंट में डेफिनेशन शिफ्ट की लिख के आ जाते हैं, आते हुए चीज को गलत कर देते हैं। ये होता है जब हम पेपर चेक करने बैठते हैं ना, तो स्टूडेंट से ये गलती होती है, तो आप भी लिख लो। मूवमेंट का मतलब है कि अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होगा तो सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। शिफ्ट का मतलब होता है अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं होगा लेकिन मार्केट कंडीशन अगर चेंज हो जाएगी, बाकी चीजें जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई या फिर सब्स्टिट्यूट प्राइस चेंज हो गया, बाकी चीजें अगर चेंज हो जाती हैं, हमारा प्राइस अगर चेंज नहीं होता है तो उसका सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम बात करते हैं मूवमेंट। जैसे कि मैंने बताया
मूवमेंट इन सप्लाई कर्व का मतलब है कि अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो जाएगा ना, तो बताओ उसका इफेक्ट क्या आएगा सप्लाई कर्व के ऊपर। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मैंने बताया ना, अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो इससे सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, अभी लॉ ऑफ सप्लाई में एक्सप्लेन किया। सप्लाई कर्व हमारी इंक्रीज हो जाती है, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन, इसको हम कहते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। जरूरी नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज भी तो हो सकता है ना। अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई के ऊपर उसका इफेक्ट क्या जाएगा, ऑब्वियसली सप्लाई कर्व डिक्रीज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम कहते हैं डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और इसी को हम कहते हैं मूवमेंट। अगर सप्लाई बढ़ रही है तो अपवर्ड मूवमेंट, और अगर सप्लाई कम हो रही है तो डाउनवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट। सो मूवमेंट की जब भी आपको डेफिनेशन पूछी जाए ना, तो सिंपल एक लाइन में आपने एक्सप्लेन करना है कि मूवमेंट का मतलब है चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब सप्लाई का किस तरह से चेंज होता है, प्राइस में चेंज होने के कारण। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या चेंज आएगा, प्राइस अगर कम होगा तो क्या चेंज आएगा। दोनों को एक एक करके इलैबोरेट करते हैं, एक्सटेंशन को और कॉन्ट्रैक्शन को। ये दोनों मूवमेंट इन सप्लाई कर्व के दो पार्ट्स हैं। नंबर 1, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कर्व। एग्जांपल आपके सामने है, अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस 1 से बढ़ के 5 रुपए हो जाए तो ऑब्वियसली प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई भी तो इंक्रीज होती है ना। हमारी सप्लाई भी 1 से बढ़ के 5 हो गई, यानी जो हमारी सप्लाई कर्व है, जो कि यहां पर है फर्स्ट पोजीशन, अब वो कहां हो चुकी है, यहां पर। यानी ये कौन सी मूवमेंट है, एक्सटेंशन, अपवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट, या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। एग्जाम में आपको कोई भी नेम लिखा आ सकता है, एक्सप्लेन एक्सटेंशन, एक्सप्लेन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, एक्सप्लेन फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, एक्सप्लेन, मतलब नेम चेंज हो सकता है लेकिन बात तो एक ही रहेगी। राइट वर्ड शिफ्ट भी कहा जा सकता है इसको, एक्सप्लेन राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सो ये एक तरह से राइट वर्ड शिफ्ट है, क्योंकि हमारी ये जो सप्लाई कर्व है वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है। यहां पर आप देख सकते हो, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कर्व मींस इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस। प्राइस के चेंज होने से अगर सप्लाई चेंज होती है ना, तो मूवमेंट का पार्ट मानी जाती है, यानी एक्सटेंशन, राइटवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट। वहीं पर अगर प्राइस के कम होने से, अगर प्रोडक्ट के प्राइस के कम होने से मार्केट में सप्लाई कम हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, डिक्रीज इन सप्लाई कर्व हो जाएगा, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड हो जाएगा। बैकवर्ड शिफ्ट, डाउनवर्ड शिफ्ट इसको कहा जा सकता है। जैसे ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है, मार्केट में पहले प्राइस था 5 रुपीज और क्वांटिटी कितनी सप्लाई की जा रही थी, 5 रुपीज। बाद में मार्केट में प्राइस जब 1 रुपए हो गया तो क्वांटिटी भी 1 हो गई, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी भी कम हो गई। सेकंड पोजीशन यहां पर है, ये आपका कहलाएगा कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि सप्लाई कम हो रही है। यहां पर भी आपने वही पॉइंट लिखना है, अगर आपकी सप्लाई कम हो जाती है प्राइस के कम हो जाने पर तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी चीजें मतलब टेक्नोलॉजी, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस कॉन्फिडेंस, अदर जो भी फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व की। अब ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब भी हम मूवमेंट की बात करेंगे तो भाई मूवमेंट का मतलब है हमारे प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है, अदर थिंग्स कांस्टेंट है। शिफ्ट का मतलब ऑपोजिट हो जाता है, शिफ्ट का मतलब है हमारा प्राइस कांस्टेंट रहेगा,
हमारे प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपए है तो वो 10 रुपए ही रहेगा, लेकिन बाकी के जो फैक्टर्स है ना, अगर उनमें कोई चेंज आता है और उसके कारण सप्लाई में कोई चेंज आता है तो उसको कहते हैं शिफ्ट। सो यहां पर आप देख सकते हो क्या लिखा है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व मींस इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। बाकी के फैक्टर्स के कारण अगर हमारी सप्लाई कर्व में कोई भी चेंज आता है उसको कहते हैं शिफ्ट, लेकिन हमारे प्रोडक्ट का प्राइस सेम रहेगा, प्राइस ऑफ आर कमोडिटी इज कांस्टेंट, इज सेम। सो यहां पर हम इंक्रीज डिक्रीज की बात करेंगे, वहां पर मूवमेंट थी, यहां पर इंक्रीज और डिक्रीज की बात होगी। भाई अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट रहेगा, अदर थिंग्स में चेंजेस आएंगे, तो इसके कारण या तो हमारी सप्लाई बढ़ सकती है मार्केट में या फिर कम हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि मार्केट में कैसा चेंज आया है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मार्केट में जो अदर फैक्टर्स हैं, जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस डिक्रीज हो चुके हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का प्राइस डिक्रीज हो चुका है, मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो चुकी हैं, मार्केट में हमारी फर्म का ऑब्जेक्टिव सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो चुका है, मार्केट में गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेस डिक्रीज कर दिए गए हैं। अगर मार्केट में ये सभी कंडीशंस आएंगी तो बताओ मार्केट में प्रोडक्ट सप्लाई इंक्रीज होगी या कम होगी? ये एजम्पशन है सोहेल, ये एजम्पशन है अदर फैक्टर्स कांस्टेंट मूवमेंट में माने जाते हैं, मूवमेंट इन सप्लाई में अदर फैक्टर्स कांस्टेंट माने जाते हैं और हमारा प्राइस चेंज होता है। शिफ्ट में हमारा प्राइस कांस्टेंट रहता है। आप देख सकते हो एग्जांपल में, अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट रहेगा 10 रुपए, मार्केट में हमारा प्रोडक्ट कांस्टेंट रेट पे बिक रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट में सप्लाई बढ़ गई, ऐसे कैसे, क्यों बढ़ गई? हो सकता है हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई हो, नंबर 1, बढ़िया टेक्नोलॉजी हमने यूज की है तो हम सप्लाई ज्यादा कर सकते हैं ना। हो सकता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस हैं वो कम हो गए हों, वेजेस, सैलरीज, रेंट पेमेंट कम हो गया हो, खर्चा कम हो गया हो, जिससे हम ज्यादा सप्लाई कर सकते हैं। सो अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे, तो उससे सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? नंबर 1, या तो सप्लाई इंक्रीज हो सकती है या तो डिक्रीज हो सकती है। इंक्रीज कब हो सकती है? जब ये वाले चेंजेस आएंगे मार्केट में, और इसको हम क्या कहेंगे? इंक्रीज इन सप्लाई। आप यहां पर देख सकते हो, पहले हमारी सप्लाई कर्व यहां पर थी, अब इंक्रीज होके यहां पर आ चुकी है, तो ये जो गैप कवर किया है ना, इसी को हम कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। क्लियर है? ये S1 और ये S2। डेफिनेशन में भी हमने क्लियर कट यही लिखा है, इंक्रीज इन सप्लाई मींस इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स के कारण अगर हमारी सप्लाई पे कोई भी इफेक्ट आता है ना, तो उसको हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। मगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट रहेगा। यहां पर आप देख सकते हो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपए ही है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बाकी के फैक्टर्स के चेंज होने के कारण मार्केट में सप्लाई बढ़ी है, और वो अदर फैक्टर्स आपके सामने है। ओके, हेलो विक्स, कैसे हैं आप? अच्छा, सेकेंड इफेक्ट क्या हो सकता है? भाई अगर सप्लाई इंक्रीज हो सकती है तो डिक्रीज भी तो हो सकती है ना, तो सेकेंड इफेक्ट इज डिक्रीज इन सप्लाई। अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट रहेगा 10 रुपए, अदर फैक्टर्स अगर चेंज हो जाएंगे और उनके चेंज होने के कारण मार्केट में अगर हमारी सप्लाई कम हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। आप देख सकते हो हमारी सप्लाई कर्व जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो रही है, पहले वो यहां पर थी, अब वो यहां पर आ चुकी है। सर ऐसे कैसे आ गई? प्राइस तो कम हुआ नहीं, प्राइस तो 10 रुपए ही है, फिर भी क्वांटिटी मार्केट से कैसे कम हो गई? तो अदर फैक्टर्स ने इफेक्ट किया ना सप्लाई कर्व को। जैसे हो सकता है कि हम
पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होंगे, हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई होगी, या फिर मार्केट में सैलरी, रेंट, वेजेस, फैक्टर्स ऑफ प्राइस बढ़ गए होंगे, या फिर हो सकता है कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनका प्राइस बढ़ गया होगा, या फिर नंबर ऑफ फर्म्स कम हो गई होंगी मार्केट में जिसके कारण सप्लाई कम हो गई, क्योंकि भाई जब मार्केट में फर्म्स ही नहीं है, बिजनेस ही बंद होके जा रहे हैं, तो सप्लाई कौन करेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि बिजनेस ने अपना जो गोल है वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन से चेंज करके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर लिया हो, अब वो सेल्स नहीं बढ़ाना चाहते, पैसा कमाना चाहते हैं। या फिर मार्केट में टैक्सेस बढ़ गए हो जिसके कारण उन्होंने मार्केट में सप्लाई करना थोड़ा कम कर दिया। सो ये अदर फैक्टर्स हैं। चलिए, सो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने आपको कंप्लीट करवा दिया लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व। भाई यहां तक अगर किसी का कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट सोहेल फॉर योर एग्जाम। एनी डाउट टिल नाउ? ये जितनी भी स्लाइड्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और चैट में हमने पिन भी किया है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।